उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2025 नए नियम और चरणबद्ध जानकारी। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये चुनाव गांवों के विकास और स्थानीय नेतृत्व को चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। साल 2025 में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए नए नियमों और चरणबद्ध प्रक्रिया की जानकारी महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025 के नए नियमों, चरणों और प्रत्येक चरण में शामिल जिलों का विस्तृत उल्लेख करेंगे। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के नए नियम। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कुछ बुनियादी और नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। ये नियम न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि योग्य और जिम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं। नीचे इन नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई है। भारतीय नागरिकता। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सबसे प्राथमिक शर्त है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। न्यूनतम आयु। ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। वोटर लिस्ट में नाम। उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है, जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। अगर नाम सूची में नहीं है, तो नामांकन खारिज हो सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। उम्मीदवार को किसी भी आपराधिक मामले में सजा नहीं मिली होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सजा काट चुका है या किसी मामले में दोषी ठहराया गया है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। 2 से अधिक बच्चे नहीं। एक प्रस्तावित नियम के अनुसार जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये नियम जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है। हालांकि ये नियम अभी चर्चा में है और इसे विधिवत लागू करने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यदि ये लागू होता है, तो ये केवल पंचायत चुनावों पर प्रभावी होगा, विधानसभा या अन्य चुनावों पर नहीं। सरकारी बकाया का भुगतान। उम्मीदवार पर कोई सरकारी कर्ज, बिजली बिल, सहकारी समिति का ऋण या बैंक का बकाया नहीं होना चाहिए। अगर कोई बकाया है, तो उसे चुनाव से पहले चुकाना होगा। इसके लिए एक प्रमाण पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक हो सकता है। जमानत राशि। नामांकन के साथ जमानत राशि जमा करनी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ये राशि 500 रुपये, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC के लिए 2000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और महिला उम्मीदवारों के लिए ये राशि आधी होगी। पागलपन या दिवालियापन। उम्मीदवार को कानूनी रूप से पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में आता है, तो वह अयोग्य माना जाएगा। चुनाव खर्च का विवरण। पिछले चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। यदि कोई बकाया खर्च है, तो उसे चुकाना अनिवार्य होगा, वरना वे अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आरक्षण नियम। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। सामान्य वर्ग का उम्मीदवार केवल अनारक्षित सीटों पर ही लड़ सकता है, जबकि OBC और महिला उम्मीदवार अपनी श्रेणी के साथ साथ सामान्य सीटों पर भी दावेदारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025 कितने चरणों में होगा? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आमतौर पर 4 चरणों में आयोजित किए जाते हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। साल 2021 के चुनावों को आधार मानते हुए 2025 में भी 4 चरणों की संभावना है। हालांकि सटीक तारीखें और जिलों का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बाद में घोषित किया जाएगा। नीचे 2021 के चुनावों के आधार पर चरणों और जिलों की जानकारी दी गई है, जो 2025 के लिए एक संभावित संरचना हो सकती है। नई अधिसूचना के बाद इसमें बदलाव संभव है। पहला चरण। संभावित तारीख 15 अप्रैल 2025। जिले आगरा, अयोध्या, बरेली, भदोही, प्रयागराज, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, कानपुर नगर, महोबा, श्रावस्ती। विवरण। इस चरण में 11 जिलों में मतदान हो सकता है। नामांकन की प्रक्रिया 13 से 15 अप्रैल के बीच संभावित है। दूसरा चरण। संभावित तारीख 19 अप्रैल 2025। जिले आजमगढ़, अमरोहा, बदायूं, बिजनौर, चित्रकूट, एटा, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, कन्नौज, खीरी, लखनऊ, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी। विवरण। इस चरण में 18 जिलों में मतदान की संभावना है। ये चरण बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रण को कवर करेगा। तीसरा चरण। संभावित तारीख 26 अप्रैल 2025। जिले अमेठी, औरैया, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, चंदौली, देवरिया, फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, मुरादाबाद, मिर्जापुर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, उन्नाव। विवरण। इस चरण में 17 जिले शामिल हो सकते हैं, जिसमें पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रमुख हैं। चौथा चरण। संभावित तारीख 29 अप्रैल 2025। जिले बागपत, बांदा, बस्ती, बहराइच, भदोही, कौशाम्बी, कुशीनगर, फतेहपुर, गाजीपुर, घई ZIABAD, हापुड़, जौनपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र। विवरण। अंतिम चरण में 22 जिले शामिल हो सकते हैं। ये चरण पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बचे हुए क्षेत्रों को कवर करेगा। निष्कर्ष। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2025 के लिए नए नियम उम्मीदवारों से जिम्मेदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। 2 बच्चों वाला नियम यदि लागू हुआ, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा, जो जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाएगा। 4 चरणों में होने वाले ये चुनाव राज्य के सभी 75 जिलों को कवर करेंगे और प्रत्येक चरण में मतदान की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने की योजना होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी तैयारी शुरू करें, मतदाता सूची में नाम जांचें, बकाया चुकाएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ये चुनाव न केवल गांवों के भविष्य को तय करेगा, बल्कि स्थानीय नेतृत्व की मजबूती को भी प्रदर्शित करेगा। ग्राम पंचायत चुनाव में 2 बच्चों का नियम। विस्तृत जानकारी। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2025 को लेकर कई नए नियमों की चर्चा चल रही है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित नियम 2 बच्चों का नियम है। ये नियम जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने और जिम्मेदार नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। हालांकि ये नियम अभी चर्चा के स्तर पर है और इसे विधिवत रूप से लागू करने के लिए सरकार और विधानसभा की मंजूरी की आवश्यकता होगी। आइए इस नियम के बारे में विस्तार से समझते हैं कि यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं।
दो बच्चों का नियम क्या है? दो बच्चों का नियम के तहत ये प्रस्ताव है कि ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे न हों। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, तो वह ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये नियम केवल पंचायत चुनावों पर लागू होगा, न कि विधानसभा, लोकसभा या अन्य उच्च स्तरीय चुनावों पर। नियम का उद्देश्य: जनसंख्या नियंत्रण। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि अगर स्थानीय नेता इस नियम का पालन करेंगे तो वे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जिम्मेदार नेतृत्व। ये नियम ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जो लोग गांव का नेतृत्व करने जा रहे हैं, वे व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदार हों। 2 बच्चों तक सीमित परिवार को सरकार एक जिम्मेदार निर्णय के रूप में देखती है। सामाजिक जागरूकता। इस नियम के जरिए ग्रामीण स्तर पर परिवार नियोजन और छोटे परिवार के फायदों के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। नियम के लागू होने की स्थिति। प्रस्तावित समय। ये नियम अभी विचाराधीन है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो इसे 2025 के पंचायत चुनावों से पहले अधिसूचित किया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया। इस नियम को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करना होगा। इसके लिए विधानसभा में बहस और मतदान की जरूरत होगी। प्रमाणीकरण। उम्मीदवारों को नामांकन के समय एक शपथ पत्र जमा करना होगा जिसमें उन्हें अपने बच्चों की संख्या घोषित करनी होगी। गलत जानकारी देने पर नामांकन रद्द हो सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नियम का अपवाद। दत्तक बच्चे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दत्तक बच्चों को इस गिनती में शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी स्पष्टता अभी बाकी है। पहले से मौजूद बच्चे। यदि यह नियम लागू होता है तो संभव है कि इसे लागू होने की तारीख के बाद जन्मे बच्चों पर ही लागू किया जाए। हालांकि इस पर भी अंतिम निर्णय बाकी है। प्रभाव और संभावित विवाद। सकारात्मक प्रभाव। जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिल सकती है। छोटे परिवारों को बढ़ावा मिलेगा जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बढ़ेगी। नकारात्मक प्रभाव और विवाद। अनुचित प्रतिबंध। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला मान सकते हैं। उनका तर्क है कि बच्चों की संख्या का नेतृत्व क्षमता से कोई संबंध नहीं है। ग्रामीण समाज पर असर। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिवारों की परंपरा रही है। ऐसे में यह नियम कई योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य कर सकता है। लैंगिक असमानता। महिलाओं पर इसका असर अधिक पड़ सकता है क्योंकि बड़े परिवारों में अक्सर महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है, जिससे उनकी उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है। कानूनी चुनौतियां। इस नियम को लागू करने पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है क्योंकि यह संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ माना जा सकता है। अन्य राज्यों में उदाहरण। ये नियम नया नहीं है। भारत के कई राज्यों में पहले से ही इसी तरह के नियम लागू हैं। हरियाणा। 1994 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में 2 बच्चों का नियम लागू किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में वैध ठहराया था। राजस्थान। यहाँ भी पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में भी समान नियम हैं। उत्तर प्रदेश में इसे लागू करने से पहले इन राज्यों के अनुभवों का अध्ययन किया जा सकता है। जनता की राय। इस नियम पर जनता की राय बंटी हुई है। समर्थन। कुछ लोग इसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी मानते हैं और इसे एक प्रगतिशील कदम कहते हैं। विरोध। कई लोग इसे ग्रामीण समाज की वास्तविकता से दूर और अव्यावहारिक मानते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना ज्यादा जरूरी है। निष्कर्ष। 2 बच्चों का नियम उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, बशर्ते इसे विधिवत रूप से लागू किया जाए। ये नियम न केवल उम्मीदवारों की योग्यता को प्रभावित करेगा, बल्कि ग्रामीण समाज की सोच और व्यवहार पर भी असर डालेगा। हालांकि इसके लागू होने से पहले व्यापक जनमत और कानूनी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। अगर यह नियम 2025 के चुनावों में लागू होता है तो उम्मीदवारों को अपनी तैयारी समय से शुरू करनी होगी और अपने परिवार की स्थिति को इस नियम के अनुरूप जांचना होगा। आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेगा या ये ग्रामीण नेतृत्व के लिए अनुचित प्रतिबंध है? अपनी राय जरूर साझा करें। 2 बच्चों का नियम का जनसंख्या नियंत्रण पर प्रभाव। एक विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2025 के लिए प्रस्तावित 2 बच्चों का नियम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना है। ये नियम यदि लागू हुआ तो ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व के चयन को प्रभावित करने के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। लेकिन क्या ये वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण में प्रभावी होगा? इस प्रश्न का जवाब समझने के लिए हमें इसके संभावित प्रभावों, चुनौतियों और अन्य राज्यों के अनुभवों का विश्लेषण करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण पर सकारात्मक प्रभाव। प्रतीकात्मक प्रभाव और जागरूकता। ग्राम पंचायत के नेता गांव में एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। यदि वे 2 बच्चों तक सीमित परिवार के मॉडल का पालन करते हैं तो ये ग्रामीण समाज में छोटे परिवारों की स्वीकार्यता को बढ़ा सकता है। ये नियम परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है, क्योंकि लोग अपने नेताओं से प्रेरणा लेते हैं। प्रोत्साहन और सामाजिक दबाव। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोग इस नियम के कारण अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने के लिए प्रेरित होंगे। इससे न केवल वे खुद बल्कि उनके समर्थक और परिवार भी इस दिशा में सोच सकते हैं। ये सामाजिक स्तर पर एक दबाव पैदा करेगा कि बड़े परिवारों को अब आदर्श नहीं माना जाए। दीर्घकालिक प्रभाव। यदि यह नियम लंबे समय तक लागू रहता है तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर फर्टिलिटी रेट को कम करने में योगदान दे सकता है, खासकर तब जब इसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जोड़ा जाए। अन्य राज्यों का अनुभव। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में इस नियम के लागू होने के बाद कुछ हद तक जन्म दर में कमी देखी गई है। हरियाणा में 1994 में यह नियम लागू होने के बाद कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR धीरे धीरे कम हुई, जो 1990 के दशक में 3.5 से अधिक थी और अब 2.1 के आसपास है। हालांकि ये पूरी तरह नियम का प्रभाव नहीं, बल्कि शिक्षा और आर्थिक विकास का भी परिणाम है। जनसंख्या नियंत्रण पर सीमित प्रभाव और चुनौतियां। सीमित दायरा। ये नियम केवल पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर लागू होगा जो ग्रामीण आबादी का एक छोटा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ है, जिसमें से पंचायत चुनाव लड़ने वाले कुछ हजार लोग ही प्रभावित होंगे। इससे व्यापक जनसंख्या पर तत्काल प्रभाव की संभावना कम है। सामान्य ग्रामीण परिवारों पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि व्यापक जागरूकता अभियान न चलाया जाए।
सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में बड़े परिवारों को अभी भी संपन्नता और श्रम शक्ति का प्रतीक माना जाता है, खासकर किसान समुदायों में, जहां बच्चे खेती में मदद करते हैं। लोग इस नियम को नकारात्मक रूप से देख सकते हैं। लिंग भेदभाव एक बड़ी चुनौती है। बेटियों को बोझ मानने की मानसिकता के कारण कई परिवार बेटे की चाह में अधिक बच्चे पैदा करते हैं। ये नियम इस समस्या को हल करने के बजाय और जटिल बना सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन की सुविधाएं, जैसे गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाएं, अभी भी अपर्याप्त हैं। बिना इनके सुधार के ये नियम प्रभावी नहीं होगा। शिक्षा का स्तर भी कम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर केवल 60% के आसपास है, जो परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता को सीमित करती है। कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियां। इस नियम को लागू करने के लिए उम्मीदवारों के बच्चों की संख्या की जांच करना एक बड़ी चुनौती होगी। जन्म प्रमाण पत्रों की कमी और गलत जानकारी देने की संभावना इसे कमजोर कर सकती है। यदि यह नियम सख्ती से लागू नहीं हुआ तो इसका प्रभाव नगण्य रह जाएगा। डेटा और तुलनात्मक विश्लेषण। उत्तर प्रदेश की TFR NFHS 5 2019-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर 2.4 है, जो राष्ट्रीय औसत 2.0 से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 2.6 तक जाती है। 2 बच्चों का नियम इसे 2.1 प्रतिस्थापन स्तर तक लाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए व्यापक नीतियां जरूरी हैं। हरियाणा का उदाहरण। हरियाणा में यह नियम 30 साल से लागू है, लेकिन TFR में कमी शिक्षा, शहरीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के कारण अधिक हुई है। नियम का योगदान सीमित रहा है। चीन की नीति। चीन की एक बच्चा नीति 1979-2015 ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई, लेकिन वहां सख्त कानूनी ढांचा और दंडात्मक उपाय थे, जो भारत जैसे लोकतंत्र में संभव नहीं है। प्रभावी होने के लिए सुझाव। जागरूकता अभियान। इस नियम के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर परिवार नियोजन के लाभों को प्रचारित करना जरूरी है। आशा कार्यकर्ताओं और पंचायत नेताओं को इसमें शामिल करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश। स्कूलों में जनसंख्या नियंत्रण की शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त गर्भनिरोधक सुविधाएं बढ़ानी होंगी। प्रोत्साहन। 2 बच्चों तक सीमित परिवारों को आर्थिक लाभ, जैसे सब्सिडी या सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देना प्रभावी हो सकता है। लैंगिक समानता। बेटियों को बोझ न मानने के लिए जागरूकता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को मजबूत करना जरूरी है। निष्कर्ष। 2 बच्चों का नियम जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित और प्रतीकात्मक रहने की संभावना अधिक है। ये नियम अपने आप में जन्म दर को दांव में कम नहीं करेगा, जब तक कि इसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक जागरूकता के साथ जोड़ा न जाए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां ग्रामीण आबादी और गरीबी बड़ी चुनौती है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यापक और बहुआयामी नीति की जरूरत है। ये नियम एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं होगा। इसके प्रभाव को देखने के लिए इसे लागू करने के बाद 5-10 साल तक डेटा विश्लेषण करना होगा। आपके विचार में क्या ये नियम जनसंख्या नियंत्रण में प्रभावी होगा, या इसके लिए अन्य उपायों पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय साझा करें। दूसरा चरण। संभावित तारीख 19 अप्रैल 2025। जिले आजमगढ़, अमरोहा, बदायूं, बिजनौर, चित्रकूट, एटा, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, कन्नौज, खीरी, लखनऊ, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी। विवरण। इस चरण में 18 जिलों में मतदान की संभावना है। ये चरण बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रण को कवर करेगा। तीसरा चरण। संभावित तारीख 26 अप्रैल 2025। जिले अमेठी, औरैया, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, चंदौली, देवरिया, फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, मुरादाबाद, मिर्जापुर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, उन्नाव। विवरण। इस चरण में 17 जिले शामिल हो सकते हैं, जिसमें पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रमुख हैं। चौथा चरण। संभावित तारीख 29 अप्रैल 2025। जिले बागपत, बांदा, बस्ती, बहराइच, भदोही, कौशाम्बी, कुशीनगर, फतेहपुर, गाजीपुर, घई ZIABAD, हापुड़, जौनपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र। विवरण। अंतिम चरण में 22 जिले शामिल हो सकते हैं। ये चरण पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बचे हुए क्षेत्रों को कवर करेगा। निष्कर्ष। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2025 के लिए नए नियम उम्मीदवारों से जिम्मेदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। 2 बच्चों वाला नियम यदि लागू हुआ तो यह एक बड़ा बदलाव होगा, जो जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाएगा। 4 चरणों में होने वाले ये चुनाव राज्य के सभी 75 जिलों को कवर करेंगे और प्रत्येक चरण में मतदान की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने की योजना होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी तैयारी शुरू करें, मतदाता सूची में नाम जांचें, बकाया चुकाएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ये चुनाव न केवल गांवों के भविष्य को तय करेगा, बल्कि स्थानीय नेतृत्व की मजबूती को भी प्रदर्शित करेगा। भारत में परिवार नियोजन रणनीतियां। एक व्यापक दृष्टिकोण। परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य सुधार और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। भारत जैसे देश में, जहां जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है और संसाधन सीमित हैं, परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहां कुल प्रजनन दर TFR अभी भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, वहां यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नीचे भारत में परिवार नियोजन के लिए अपनाई जा रही और संभावित रणनीतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। वर्तमान परिवार नियोजन रणनीतियां। भारत सरकार ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम और नीतियां शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रणनीतियां इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य मिशन NFHM। उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। रणनीति आशा कार्यकर्ताओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC के माध्यम से गर्भनिरोधक साधनों, कॉन्डम, गोलियां, IUCD की मुफ्त उपलब्धता और जागरूकता। प्रभाव NFHS 5 2019-21 के अनुसार गर्भनिरोधक उपयोग दर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट CPR 56.5% तक पहुंची है। मिशन परिवार विकास। लक्ष्य उच्च प्रजनन दर वाले 146 जिलों, जिनमें उत्तर प्रदेश के कई जिले शामिल हैं, में जन्म दर को कम करना। रणनीति नवविवाहित जोड़ों को परिवार नियोजन किट देना, पुरुष नसबंदी को प्रोत्साहित करना और सामुदायिक जागरूकता अभियान। प्रभाव इन जिलों में TFR में धीरे धीरे कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी 2.1 प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है।
प्रोत्साहन और सब्सिडी। नसबंदी महिला और पुरुष कराने वालों को नकद प्रोत्साहन 500-1100 रुपये तक। 2 बच्चों तक सीमित परिवारों को सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, जैसे PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ। प्रभाव। पुरुष नसबंदी में भागीदारी अभी भी कम 0.3% है, जबकि महिला नसबंदी 36% तक है। शिक्षा और जागरूकता अभियान। साधन टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और ग्राम स्तर पर नुक्कड़ नाटक। संदेश। छोटे परिवार के फायदे, जैसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता। प्रभाव। शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कमी। कानूनी और नीतिगत उपाय। कुछ राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में 2 बच्चों का नियम लागू। प्रभाव। सीमित स्तर पर जागरूकता बढ़ी, लेकिन व्यापक जनसंख्या पर असर कम। संभावित और बेहतर रणनीतियां। वर्तमान रणनीतियों के बावजूद भारत में TFR को 2.1 से नीचे लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। शिक्षा में निवेश। रणनीति। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना। स्कूलों में परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम में शामिल करना। प्रभाव। शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन के तरीकों को बेहतर ढंग से अपनाती हैं। NFHS 5 के अनुसार उच्च शिक्षित महिलाओं में TFR 1.6 है, जबकि अशिक्षित में 3.1। उदाहरण, केरल TFR 1.6 और तमिलनाडु TFR 1.7 में उच्च साक्षरता के कारण कम जन दर। पुरुष भागीदारी को बढ़ावा। रणनीति। पुरुष नसबंदी और कॉन्डम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान। सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए पुरुष प्रभावशाली हस्तियों को शामिल करना। प्रभाव। वर्तमान में परिवार नियोजन का 75% बोझ महिलाओं पर है। पुरुषों की भागीदारी बढ़ने से ये संतुलित होगा। सुझाव। नसबंदी के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2000-3000 रुपये करना। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। रणनीति। ग्रामीण क्षेत्रों में PHC और सब सेंटर की संख्या बढ़ाना। गर्भनिरोधक साधनों की मुफ्त और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना। प्रभाव। NFHS 5 के अनुसार 12% ग्रामीण महिलाओं को गर्भनिरोधक साधनों की अनुपलब्धता की समस्या है। इसे खत्म करने से उपयोग बढ़ेगा। उदाहरण, बांग्लादेश ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर गर्भनिरोधक वितरण से TFR को 6.3 1970 से 2.0 2020 तक कम किया। सामुदायिक भागीदारी। रणनीति। पंचायत नेताओं, धार्मिक गुरुओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों को परिवार नियोजन के दूत बनाना। प्रभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्थानीय नेताओं और धार्मिक गुरुओं पर भरोसा करते हैं। उनकी भागीदारी से सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ेगी। उदाहरण, इंडोनेशिया ने इस्लामी नेताओं के साथ मिलकर परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया, जिससे TFR 5.6 से 2.3 तक कम हुआ। आर्थिक प्रोत्साहन और दंड। रणनीति। 2 बच्चों तक सीमित परिवारों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और कर छूट जैसे लाभ देना। 3 या अधिक बच्चों वाले परिवारों को कुछ सरकारी लाभों से वंचित करना। प्रभाव। आर्थिक प्रोत्साहन व्यवहार परिवर्तन को तेज करते हैं। हालांकि दंडात्मक उपाय लोकतंत्र में विवादास्पद हो सकते हैं। उदाहरण, चीन की 1 बच्चा नीति में दंड और प्रोत्साहन का मिश्रण था, लेकिन भारत में इसे संशोधित रूप में लागू करना होगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग। रणनीति। मोबाइल ऐप्स और SMS के जरिए परिवार नियोजन की जानकारी देना। टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को परामर्श। प्रभाव। युवा पीढ़ी तक आसानी से पहुंच बढ़ेगी। NFHS 5 के अनुसार 70% ग्रामीण परिवारों में मोबाइल फोन उपलब्ध है। उदाहरण, भारत का मां मैटरनल एंड न्यूनेटल हेल्थ ऐप स्वास्थ्य जानकारी के लिए सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रणनीतियां। उत्तर प्रदेश में TFR 2.4 ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 है और परिवार नियोजन की मांग का 25% हिस्सा अभी भी अधूरा है। इसे प्रभावी बनाने के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका। 2 बच्चों का नियम के साथ साथ पंचायतों को परिवार नियोजन के लिए जिम्मेदार बनाना। प्रत्येक पंचायत में एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना। लैंगिक समानता। बेटियों को बोझ न मानने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करना। स्थानीय भाषा में प्रचार। हिंदी और भोजपुरी में रेडियो जिंगल और नाटक चलाना। प्रभावशीलता का आकलन। संकेतक। गर्भनिरोधक उपयोग दर CPR, कुल प्रजनन दर TFR और अनचाही गर्भावस्था की दर। वर्तमान स्थिति। भारत का TFR 2.0 है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये लक्ष्य से ऊपर है। लक्ष्य 2030 तक TFR को 2.1 से नीचे लाना और CPR को 65% तक बढ़ाना। निष्कर्ष। परिवार नियोजन रणनीतियां केवल गर्भनिरोधक वितरण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भागीदारी और आर्थिक प्रोत्साहन का समन्वय जरूरी है। 2 बच्चों का नियम जैसे उपाय प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन व्यापक प्रभाव के लिए इन्हें अन्य रणनीतियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी होंगी। यदि ये रणनीतियां सही ढंग से लागू हुई, तो जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ जीवन स्तर में भी सुधार संभव है। आपके विचार में इनमें से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी हो सकती है? अपनी राय साझा करें। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2025 नए नियम और चरणबद्ध जानकारी। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये चुनाव गांवों के विकास और स्थानीय नेतृत्व को चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। साल 2025 में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए नए नियमों और चरणबद्ध प्रक्रिया की जानकारी महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025 के नए नियमों, चरणों और प्रत्येक चरण में शामिल जिलों का विस्तृत उल्लेख करेंगे। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के नए नियम। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कुछ बुनियादी और नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। ये नियम न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि योग्य और जिम्मेदार नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं। नीचे इन नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई है। भारतीय नागरिकता। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सबसे प्राथमिक शर्त है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। न्यूनतम आयु। ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। वोटर लिस्ट में नाम। उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है, जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। अगर नाम सूची में नहीं है, तो नामांकन खारिज हो सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। उम्मीदवार को किसी भी आपराधिक मामले में सजा नहीं मिली होनी चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति सजा काट चुका है या किसी मामले में दोषी ठहराया गया है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। 2 से अधिक बच्चे नहीं। एक प्रस्तावित नियम के अनुसार जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये नियम जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है। हालांकि ये नियम अभी चर्चा में है और इसे विधिवत लागू करने के लिए सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यदि ये लागू होता है तो ये केवल पंचायत चुनावों पर प्रभावी होगा, विधानसभा या अन्य चुनावों पर नहीं। सरकारी बकाया का भुगतान, उम्मीदवार पर कोई सरकारी कर्ज, बिजली बिल, सहकारी समिति का ऋण या बैंक का बकाया नहीं होना चाहिए। अगर कोई बकाया है तो उसे चुनाव से पहले चुकाना होगा। इसके लिए एक प्रमाण पत्र नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक हो सकता है। जमानत राशि, नामांकन के साथ जमानत राशि जमा करनी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ये राशि 500 रुपये, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC के लिए 2000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपये निर्धारित है। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और महिला उम्मीदवारों के लिए ये राशि आधी होगी। पागलपन या दिवालियापन, उम्मीदवार को कानूनी रूप से पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन श्रेणियों में आता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। चुनाव खर्च का विवरण, पिछले चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होगा। यदि कोई बकाया खर्च है तो उसे चुकाना अनिवार्य होगा, वरना वे अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आरक्षण नियम, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। सामान्य वर्ग का उम्मीदवार केवल अनारक्षित सीटों पर ही लड़ सकता है, जबकि OBC और महिला उम्मीदवार अपनी श्रेणी के साथ साथ सामान्य सीटों पर भी दावेदारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025 कितने चरणों में होगा? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आमतौर पर 4 चरणों में आयोजित किए जाते हैं ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। साल 2021 के चुनावों को आधार मानते हुए 2025 में भी 4 चरणों की संभावना है। हालांकि सटीक तारीखें और जिलों का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बाद में घोषित किया जाएगा। नीचे 2021 के चुनावों के आधार पर चरणों और जिलों की जानकारी दी गई है, जो 2025 के लिए एक संभावित संरचना हो सकती है। नई अधिसूचना के बाद इसमें बदलाव संभव है। पहला चरण, संभावित तारीख 15 अप्रैल 2025। जिले आगरा, अयोध्या, बरेली, भदोही, प्रयागराज, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, कानपुर नगर, महोबा, श्रावस्ती। विवरण, इस चरण में 11 जिलों में मतदान हो सकता है। नामांकन की प्रक्रिया 13 से 15 अप्रैल के बीच संभावित है। दूसरा चरण, संभावित तारीख 19 अप्रैल 2025। जिले आजमगढ़, अमरोहा, बदायूं, बिजनौर, चित्रकूट, एटा, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, कन्नौज, खीरी, लखनऊ, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी। विवरण, इस चरण में 18 जिलों में मतदान की संभावना है। ये चरण बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मिश्रण को कवर करेगा। तीसरा चरण, संभावित तारीख 26 अप्रैल 2025। जिले अमेठी, औरैया, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, चंदौली, देवरिया, फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कासगंज, मुरादाबाद, मिर्जापुर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, उन्नाव। विवरण, इस चरण में 17 जिले शामिल हो सकते हैं, जिसमें पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रमुख हैं। चौथा चरण, संभावित तारीख 29 अप्रैल 2025। जिले बागपत, बांदा, बस्ती, बहराइच, भदोही, कौशाम्बी, कुशीनगर, फतेहपुर, गाजीपुर, GZIABAD, हापुड़, जौनपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सोनभद्र। विवरण, अंतिम चरण में 22 जिले शामिल हो सकते हैं। ये चरण पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बचे हुए क्षेत्रों को कवर करेगा। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2025 के लिए नए नियम उम्मीदवारों से जिम्मेदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। 2 बच्चों वाला नियम यदि लागू हुआ तो यह एक बड़ा बदलाव होगा जो जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कदम बढ़ाएगा। 4 चरणों में होने वाले ये चुनाव राज्य के सभी 75 जिलों को कवर करेंगे और प्रत्येक चरण में मतदान की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने की योजना होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी तैयारी शुरू करें, मतदाता सूची में नाम जांचें, बकाया चुकाएं और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ये चुनाव न केवल गांवों के भविष्य को तय करेगा बल्कि स्थानीय नेतृत्व की मजबूती को भी प्रदर्शित करेगा।